देखिए भाई, आज से संविधान शुरू करेंगे और संविधान में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे संविधान सभा। और संविधान सभा में हम वो पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासतौर से किसके लिए? सुपर टेट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस के लिए, ठीक, यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई में संविधान बड़े अच्छे लेवल का आता है, ठीक, कमज़ोर लेवल नहीं होता। तो लगभग उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सुपर टेट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात ये आती कि संविधान सभा का आखिर गठन कैसे हो गया। ठीक, संविधान सभा का गठन क्यों करना पड़ा? हम लोग किसके गुलाम थे पहले? अंग्रेजों के, यानी अंग्रेजों से हमने देश आज़ाद कराया। उससे पहले भी हम गुलाम रहे, मुगलों के रहे। उसके अलावा मुगल क्या थे? वो भी तो आक्रांता थे, यहाँ पे बाहर से आए। इससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, वो भी बाहर से आई। यानी मूल रूप से जो भारतीय लोग थे उनको हमेशा क्या रखा उन्होंने? गुलाम बना के। यहाँ तक तो ये भी माना जाता है कि आर्य भी कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। यानी आर्य भी तो भारत के नहीं हैं। आर्यों ने क्या किया? यहाँ आकर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को धीरे धीरे आर्य बना दिया। और आर्य बनाने के बाद वही संस्कृति क्या कहलाई? वैदिक संस्कृति। तो ये तो पूरा एक लंबा क्रम चला है, बहुत लंबा क्रम है। लेकिन संविधान सभा का निर्माण कैसे हो गया? कहने का मतलब कि संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आ गई। तो पहली बात क्या? सबसे पहली बात, अंग्रेजों के समय में ही आप देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने एक काम किया, कानून का राज स्थापित किया। किसका? कानून का, जिसे कहा जाता है, ये तो मैंने आम भाषा में कहा, कानून का राज। क्या कहा जाता है? विधि का शासन। क्या स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने? विधि का शासन। देखो अब बात क्या है, पहले ऐसा होता था कि राजा है, शासन कर रहा है, राजा के सामने किसी अपराधी को पकड़ के लाए तो राजा ने जो बोल दिया वही कानून होगा। पहले तो यही चलता था। अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? विधि संहिता बनाई बाकायदा, और उसके बाद क्या कहा कि हर अपराध लिखा और हर अपराध की एक सज़ा बनाई। जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक, और 1862 में वो लागू हो गया। तो आईपीसी में क्या था? जैसे कोई चोरी करके आया, अब चाहे वो चोरी करने वाला कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, उसके लिए सज़ा बिल्कुल एक लिख दी है कि भाई चोरी करने की सज़ा ये है तो ये होगी सज़ा। मर्डर करने की सज़ा भी लिखी हुई है तो वही होगी। तो अंग्रेजों ने इस तरह से व्यवस्था चालू कर दी। इसको कहा गया किसका शासन चल रहा है? विधि का। अब राजा वाजा का शासन नहीं, अब सीधा किसका शासन? विधि का। ये विधि का शासन, बस यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होती है। धीरे धीरे आके अंग्रेजों का पूरा राज्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू होती है, जो कि हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ना चालू की। इसी क्रम में हमारे जो भारतीय लोग थे वो भी पढ़ लिख गए, धीरे धीरे वही पढ़ लिख गए विदेश जाके। जैसे पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हुए। जब ये लोग भारत में आए वापस और यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लड़ना शुरू किया, चाहे वो क्रांतिकारी माध्यम हो लड़ने का और चाहे वो संवैधानिक माध्यम हो, चाहे कानूनी माध्यम हो, उस हिसाब से लड़ना चालू किया। तो उनको ऐसा लगा कि भारत में भी एक संविधान की आवश्यकता है, एक कानून की आवश्यकता है जो किसके द्वारा बनाया गया हो? भारतीयों के द्वारा। क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है? अभी ये अंग्रेजों द्वारा। तो धीरे धीरे ये क्रम चला और ये क्रम सबसे पहली बार देखने को हमें मिला 1928 में। कब? 1928। जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। कैसे? अंग्रेजों ने कई सुधार किए अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में। जो भी नियम बनाते थे हमेशा सुधार करते थे। जैसे 1909 में एक अधिनियम लेकर आए, वो क्या था? मार्लेमेंटो। कौन सा सुधार था? मार्लेमेंटो 1909 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। तो 9 से 19 कितने साल हो गए? 10 साल। तो अंग्रेजों ने ये कहा 1909 में सुधार आए, उसके 10 साल बाद कब आए? 1919 में। अगला सुधार कब आना चाहिए? 1929 में। लेकिन इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में इलेक्शन थे, उस कारण से 1929 में जो सुधार लाए जा रहे थे उसके लिए 1927 में एक कमीशन बना दिया गया। और कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में गठित हो गया। कब हुआ? साइमन कमीशन 1927 में। अब जब ये साइमन कमीशन बना, इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। और पूछा जाता है कई बार कितने सदस्य? 7। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन भारत आया। और जब भारत आया इसका खूब विरोध हुआ। कारण क्या था? 7 के 7 अंग्रेज थे, जो सदस्य इसमें थे 7 अंग्रेज। ठीक, और सुधार किसके लिए कर रहे हैं? भारतीयों के लिए, और एक भी भारतीय नहीं इसमें। तो इन्होंने खूब विरोध किया साइमन का। और इसी घटना में पंजाब में एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, वो भी क्या हो गए? लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का खूब विरोध हुआ। जब साइमन कमीशन का इंडियन विरोध कर रहे थे तब एक भारत सचिव थे उस टाइम पे। आपको पता है भारत सचिव का पद भी आया था भारत में 1858 में। ठीक है, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं अभी। तो
उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बिर्केनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बिर्केनहेड। और बिर्केनहेड ने ये कहा भारतीयों से कि तुम इतना विरोध कर रहे हो, अगर आप में इतना ज्ञान है, इतना टैलेंट है, तो आप अपने आप जरा अपने लिए संविधान बना के दिखाओ हमें। बस उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू, व्यक्ति का नाम मोतीलाल नेहरू, ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और इसमें कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया कि आज जब भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। तो कहाँ से शुरुआत हुई है? नेहरू रिपोर्ट से। अब सुनिए असली बातें हैं क्या। तो सबसे पहली बात हमें क्या लिखनी थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है। इसके बाद सन 1934, कौन सी तारीख है? 1934। और 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1934 संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग यहीं की गई। संविधान सभा की मांग। और इस मांग को करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? M.N. रॉय। M.N. रॉय। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बताइए भारत के लिए संविधान सभा की मांग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? M.N. रॉय। कब की ये मांग? 1934 में। ये पहली बात हो गई। ठीक। इसके बाद क्या? 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को अपनी आधिकारिक मांग बना दिया। कैसी मांग? आधिकारिक, कि हाँ हम भी संविधान सभा चाहते हैं। आधिकारिक मांग बना दिया इसी को, संविधान सभा को आधिकारिक मांग बना दिया कि हाँ हम भी संविधान सभा चाहते हैं, जिसके सदस्य कौन होने चाहिए? भारतीय ही होने चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? 1939 से 45 के दौर में आइए। इस दौरान चल रहा है दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा? दूसरा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और अंग्रेजों ने भारत को बिना भारत के लोगों की परमिशन के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। बिना भारत के लोगों की परमिशन का मतलब कांग्रेस से पूछा ही नहीं। और जबकि उस समय कांग्रेस भारत में सरकार चला रही थी, कई राज्यों में, कई प्रांतों में। ठीक है। और उससे पूछा ही नहीं कांग्रेस से, और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। सभी सरकारों ने क्या कर दिया? कांग्रेस की इस्तीफा, सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया एक एक करके। और जब प्रांतों से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने साफ साफ घोषणा कर दी कि कोई भी भारतीय युद्ध में भाग नहीं लेगा और सेना में भर्ती नहीं होगा। और जब बताओ सेना में भर्ती नहीं होगा तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे अंग्रेज? क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से हैं? भारत से। ठीक। तब जब ये घोषणा की तब भाई अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए 1940 में एक प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक। और गठन तो करेंगे चलो, लेकिन क्या कहा भाई? और कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया कि स्वीकार किया? पहले तो ये बताओ, क्यों कर दिया अस्वीकार? ऐसा कोई कारण था अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे ना। वो कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है संविधान बनाएंगे। ठीक। और इससे पहले भी वो लाया था काला कानून वाला। हाँ, वो तो 1919 में आया। गांधी जी ने कहा था कि इसमें भारतीय लोग भी शामिल होंगे, भारतीय ही बनाया जाएगा इसमें। ठीक। अब देखो अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भाई देखो ये प्रस्ताव आया है, हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक। लेकिन इसमें जो मुख्यतः सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। मुख्यतः, ध्यान रखना, सारे नहीं। कौन से? मुख्यतः सदस्य कैसे होंगे? भारतीय होंगे। इस कारण से कांग्रेस ने इस मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार। अगला फिर चाल चली अंग्रेजों ने। अब 1942 में भेजा क्रिप्स मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन। और जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो इसने भी अपनी कई चीज़ें बताई कि हम भारतीयों के लिए क्या क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन भी करेंगे। लेकिन इसने कहा संविधान सभा का गठन तो करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद करेंगे। और जैसे ही ये बात कही गई उसके बाद इसको भी अस्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस ने लाइन से, देखिए, अगस्त प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया, क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया। अब सुनो, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक। और आपको अच्छे से पता है दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत गया। लेकिन जीता तो, लेकिन ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी में जो हिटलर था उसका एक ही टारगेट होता था, लड़ाई तो वो लड़ रहा था, लेकिन जितने उसके पास जितने भी प्लेन थे, लड़ाकू विमान, सारे के सारे ब्रिटेन भेजता था वो। और वो समझिए 10-10, 20-20 मीटर की हाइट से बम गिराया करते थे। सोचिए, छोटे छोटे लड़ाकू विमान होते थे,
बहुत कम हाइट से नीचे बम गिराया करते थे, उड़ जाते थे, पूरे लंदन को तबाह करके रख दिया। और उसकी अर्थव्यवस्था का केंद्र कौन था? लंदन। पूरा लंदन बर्बाद कर दिया। यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल घुटनों पर आ गई, सोच लीजिए, अब ऐसी हाल कर दिया ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के पास ये क्षमता नहीं बची, ना सैनिक क्षमता ना आर्थिक क्षमता, कि वो भारत में अपनी सेना को रखें या फिर भारत को कंट्रोल करके रख सकें। और आपको अच्छे से पता 1942 में कौन सा आंदोलन हो गया? भारत छोड़ो, जो और तीव्र हो गया। विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 आते आते, तब तक आज़ाद हिंद फौज का वो केस आ गया, उसके कारण भी बहुत विद्रोह भड़क गया। फिर 1946 में जो सबसे मेन विद्रोह था, रॉयल इंडियन नेवी, शाही नौसेना, उसने विद्रोह कर दिया। और जब उसने विद्रोह किया तो यही कहा जाता है अंग्रेजों, भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य में ताबूत में आखिरी कील साबित कौन हुआ? RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, ये शामिल हुआ। तो इस कारण से अंग्रेजों को देश तो आज़ाद करना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म था। लेकिन यहाँ 1942 में जब एक क्रिप्स मिशन आया है, उसी समय 1942 में एक व्यक्ति का उदय हो रहा है ब्रिटेन में। उस व्यक्ति का नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? हाँ, क्लीमेंट एटली। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया था 1927 वाला, तो उस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में एक एटली भी था। कौन? एटली। ठीक, एटली ने यह कहा कि हम भारत को, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, भारत छोड़ देंगे हम। तो इस कारण से एटली को काफ़ी समर्थन मिला इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड वाले समझते थे, वहाँ के लोग, जनता समझती थी कि इंग्लैंड में जो वर्तमान में बर्बादी हो रही है, इसका कारण भारत पर आधिपत्य है, क्योंकि हमारी सरकार का ध्यान हम पर कम है, कहाँ ज़्यादा है? भारत पर ज़्यादा है। तो भैया उन्होंने एटली को जिता दिया और एटली जीत गया। और एटली जीत गया तो जैसी उसने घोषणा की थी कि भारत को हम जल्दी आज़ाद करेंगे, उसने कहा था जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन 1 साल पहले ही कर दिया। ठीक, बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी कर दी। तो देखिए, उसने इस काम के लिए एक मिशन बनाया। कौन सा? कैबिनेट मिशन। अब यहाँ से बात शुरू होती है, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन कब बनाया गया? 1946। और ये मार्च में भारत पहुंचा 1946 में, 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचा। और भारत पहुंचने के बाद इसने सारी प्रक्रिया शुरू की और संविधान सभा के गठन की बात की। और संविधान सभा का गठन कैसे होगा ये भी बताया, कितने सदस्य होंगे ये भी बताया, कैसे चुनाव होगा ये भी बताया, कौन निर्वाचित होंगे, कौन मनोनीत होंगे ये भी बताया। तो कैबिनेट मिशन में सबसे पहली बात, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। कितने सदस्य थे? 3। नंबर 1 सर पैथिक लॉरेंस, सबसे पहला सदस्य कौन मानेंगे? लॉरेंस। लिख कैसे भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों लिखेंगे पैथिक लॉरेंस को? क्योंकि ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? पैथिक लॉरेंस ने। दूसरे सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और ये क्रिप्स पहले भी आ चुके हैं भारत क्रिप्स मिशन में, तो इसलिए इनको फिर भेजा गया। और तीसरे सदस्य थे A.B. अलेक्जेंडर। A.B. अलेक्जेंडर। ठीक, ये नौसेना के अधिकारी थे, एडमिरल। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है नौसेना में? एडमिरल होता है। ठीक, A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। और इन 3 सदस्यों ने तय किया भारत के अंदर संविधान सभा का गठन कैसे होगा। अब देखिए कैसे गठन हुआ है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? अब देखो संविधान सभा का गठन कैसे किया है कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी उसमें टोटल 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 389। और इसका आधार क्या रखा गया? जनसंख्या। कैसे? उसने कहा हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। कितना? 1। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 38.9 करोड़ के आसपास रही होगी। इसका मतलब कितनी? 38.9 करोड़ के आसपास। उस हिसाब से 10 लाख पर एक होगा, तो 38.9 करोड़ पे कितना होगा? 389। कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य हो गए। ठीक, लेकिन क्रिप्स ने कैबिनेट मिशन ने यह कहा इन 389 सदस्यों में से जो 296 सदस्य होंगे, 296, ये कौन होंगे? निर्वाचित। इनका क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। और बाकी के कितने बचे? 93 सदस्य। और ये 93 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कैसे होंगे? मनोनीत, नॉमिनेट किए जाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा इनके लिए। लेकिन ये 93 के 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। कहाँ से?
तो बताइए, देशी रियासतों से संविधान सभा में जो सदस्य गए, क्या उनका चुनाव करवाया गया? सीधे किसने भेज दिया? वहाँ के राजाओं ने। कैसे भेज दिया? नॉमिनेट करके। अब यहाँ पर जो 296 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ये कहाँ से निर्वाचित हुए हैं? ये ब्रिटिश भारत से। कौन सा क्षेत्र? जो ब्रिटिशों के कब्जे में था, ब्रिटिश प्रांत जो हुआ करते थे वहाँ से। तो देखिए, ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश भारत के कितने हिस्से हैं? 2। एक तो वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। क्या कहा जाता है? कैसा ब्रिटिश प्रांत? जहां पर किसका शासन चल रहा है? गवर्नर का। ठीक, जिस पर किसका शासन है? गवर्नर का। और एक कौन सा है? कमिश्नरी प्रांत। कैसा प्रांत? कमिश्नरी प्रांत, जिस पर किसका शासन चल रहा है? चीफ कमिश्नर का। चीफ कमिश्नर का। ठीक है, जैसे आजकल हम कहते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, उस समय ये वैसे ही हुआ करते थे, ऐसे समझ लो आप। अब सुनिए, ब्रिटिश प्रांत जहां पर किसका शासन था? गवर्नर का। ऐसे प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। कितने प्रांत थे ऐसे? 11। कमिश्नरी प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। अब सुनिए, इन 11 प्रांतों से जो सीटें थी उनकी संख्या थी 292। ये दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, देखना एक बार। ये नहीं दिख रहा है इतना, ये ब्रिटिश प्रांत वाला ये दिख रहा है? तो देखो, ब्रिटिश प्रांत में जो संख्या थी, यहीं लिख दे रहा हूँ इसको, ये कितनी थी? 200। ब्रिटिश प्रांतों में सदस्यों की संख्या कितनी? 292। लेकिन प्रांत कितने थे? 11। 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में 292 सीटें दी गई। यहाँ पर कमिश्नरी प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4। और इन 4 प्रांतों में, 4 कमिश्नरी प्रांतों में कितनी सीटें दी गई? 4। कमिश्नरी प्रांतों की संख्या 4 और सीटें कितनी दी गई? 4। बताइए, 292 + 4 कितना हो गया? 296। ये 296 के 96 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर कितनी हो गई? 93। अब आप जोड़िए, 296, 93, 389 हुआ? नहीं हुआ? हो गया। ये कैबिनेट मिशन ने व्यवस्था कर दी कि भाई ऐसे होगा सारा सिस्टम। और इलेक्शन कैसे होंगे फिर? क्या इलेक्शन में डायरेक्ट जनता वोट डालेगी? तो संविधान सभा डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुनी गई थी, सीधे रूप से नहीं, क्योंकि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह लो, या फिर आप ऐसे कह लो कि वयस्क मताधिकार नहीं था, कुछ ही लोगों को वोट डालने के लिए मिला। ठीक, कुछ लोगों को। ठीक, मुश्किल से ऐसे लोगों की संख्या 10% रही होगी, यानी सिर्फ 10% लोगों ने ही वोट डाला है, बाकी वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 18 और उससे ज़्यादा उम्र के लोग वोट डालते हैं। ठीक है, पहले ये 21 हुआ करता था, बाद में इसको हटा के कितना किया गया? कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया। यानी 1989 तक वोट कितनी उम्र के लोग डालते थे? 21। चलो, इन बातों को लिखते रहना, बाद में भी देखना, तब लिख लेना इसको। तो ये सिस्टम हो गया है। ये किसने बोला है? कैबिनेट मिशन ने। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई कैबिनेट मिशन की। अब कैबिनेट मिशन को यही लिख देता हूँ। अब कैबिनेट मिशन को भाई आरक्षण भी देना था, क्योंकि सीटों का आरक्षण की बात तो पहले से चल रही थी। इस चीज़ पर तो गांधी अम्बेडकर की बहस हुई थी पहले। क्यों? अम्बेडकर चाहते थे कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए। ठीक, और वो जो क्या कहते हैं, अम्बेडकर जो थे वो पृथक निर्वाचन की बात कर भी रहे थे कि पृथक निर्वाचन हो। गांधी नहीं चाहते थे पृथक निर्वाचन हो, क्योंकि पृथक निर्वाचन होता तो दिक्कत आ जाती। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? अम्बेडकर, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन अभी देखिए यहाँ तो अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। और उसके तहत ये तय हुआ कि पृथक निर्वाचन मत करो आप। ठीक, पृथक निर्वाचन यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं होगा, सीधे क्या होगा? उनको सीटों का आरक्षण दे दिया जाएगा कि इतनी सीटों पर बस यही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हुई। और इसमें भी फिर ऐसा इसमें क्या बनाया गया? जाति का आधार नहीं बनाया गया कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, सांप्रदायिक आधार बना। कौन सा? और सांप्रदायिक आधार का मतलब होता है धार्मिक। कैसा? धार्मिक। अब देखिए क्या इसमें ये कहा गया, सीटों का बंटवारा देखो कैसे हुआ है। इसमें कहा गया कि 213 सीटें जो हैं वो सामान्य होंगी। कैसी होंगी? सामान्य। 79 सीट किसके लिए आरक्षित होंगी? मुस्लिम के लिए, यानी इन सीटों पर मुस्लिम के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और बची हुई 4 सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी? सिख के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। तो बताइए कितने हो गए? फिर से 296 हो गए। 296। अब बताओ निर्वाचन होना कितनी सीटों पर है? 296। 389 थोड़ी होना है जो संख्या हम 389 करें। हमें क्या मतलब है? 296, क्योंकि 93 सदस्य हैं तो मनोनीत हो रहे हैं, और मनोनीत में नहीं देखा जाएगा कौन मनोनीत हो रहा है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ आरक्षण ही नहीं है, वो तो राजा की मर्जी है। ठीक है, तो 296 सीटों का बंटवारा इस प्रकार हुआ था और बंटवारे का आधार क्या था? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, क्योंकि ये किस आधार से अलग हुआ है? धार्मिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर सीटों का आवंटन। और सामान्य सीट का मतलब क्या हुआ? इस पर कोई लड़ ले चुनाव। ठीक है, इस पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम और यहाँ पर फिर सिख। क्या कोई जाति की बात आई इसमें? नहीं आई। तो इसके मतलब कौन सा आधार हो गया? धार्मिक आधार, यानी सांप्रदायिक आधार। अब देखिए, इन 296 सीटों पर अब हुए इलेक्शन। अब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट आया, ठीक। चुनाव परिणाम क्या रहा देखिए, 208 सीटें जीत गई कांग्रेस। 208 सीटें कौन जीती? कांग्रेस। 73 सीटें जीत गई मुस्लिम लीग और अन्य 15, यानी 15 अन्य के खाते में चली गई। ठीक, उस समय काफ़ी पार्टियां बनी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन सब ने मिला के कितनी सीटें जीत ली होंगी? 15 के आसपास। तो देखो, सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी? कांग्रेस। सरकार भी कौन बनाएगी फिर? कांग्रेस। और इसी रिजल्ट के आधार पर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। किसका गठन हो गया? अंतरिम सरकार का गठन। और चुनाव 1946, हाँ, जुलाई 1946 में चुनाव हो गया और उसके बाद सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने सरकार के? लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन बने? पंडित नेहरू। और इसीलिए उसी उपाध्यक्ष के पद को ही हम क्या कह देते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतरिम सरकार का जो हेड, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, वायसराय था उस समय वो। ठीक है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू। और बाद में जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, जो हम कहते हैं पीएम बने हैं जवाहरलाल नेहरू, वो 1951-52 वाले हुए हैं। ठीक, 1951-52 में, पहले नहीं। ये तो अभी चल रहा है, ये तो संविधान सभा के गठन की बात चल रही है। ठीक है, चलो अभी सीटें आ गई। अब सुनो, जब एक बार सारे सदस्यों का रिजल्ट आ गया, अब बताओ ये सब लोग आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बैठक करेंगे कि नहीं? तो संविधान सभा की हुई पहली बैठक। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक, क्योंकि हम संविधान सभा पढ़नी है इसलिए हमें नहीं देखना अंतरिम सरकार में क्या है क्या नहीं, उसको छोड़िए, वो हम आधुनिक भारत में देखेंगे, इतिहास जब पढ़ेंगे तब। यहाँ देखो क्या हुआ। अब संविधान सभा मिलेगी पहली बार, तो संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946। और इस पहली बैठक के दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक, और इस बैठक वाले दिन संविधान सभा में 207 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कौन नहीं आई? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। हाँ, कुछ सदस्य आए मुस्लिम लीग के, लेकिन मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से क्या किया? इसका बहिष्कार किया। तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 207 ये सदस्य उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन के कारण नहीं आ पाए, उसमें परिवहन आज की तरह थोड़ी था, ठीक है, नहीं आ पाए। और इन 207 सदस्यों में 198 पुरुष थे और 9 कौन थी? महिलाएं। 9 महिलाएं। तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थीं? 9। और संविधान सभा के लिए कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थीं? 15। 2 सवाल अलग अलग हैं। ठीक, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थीं? पहले दूसरा क्वेश्चन ये है, कुल महिलाएं कितनी? 15। और पहली बैठक में कितनी आई? 9। ठीक, पहली बैठक में कितनी आई हैं? 9।
पहली बैठक में 9। देखो 3 सवाल याद रखने हैं महिलाओं के बारे में। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15, एक बात हो गई। दूसरी बात, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9। और तीसरा सवाल, संविधान जब निर्माण हो गया उस पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया? 8। ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं। संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया? 8। इस बात को लिख लो कहीं, अभी फिर जब हस्ताक्षर करवाएंगे संविधान पे तब देखेंगे। तो ये पहली बैठक हो गई। ठीक, अब देखो पहली बैठक में 207 सदस्य हैं और टोटल कितने आए थे? टोटल कितने बताए थे? 389। ठीक, उस समय तो पाकिस्तान भी नहीं बना है तो पूरे आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। ठीक, बहुत कम आए। इसीलिए इस पहली बैठक के बारे में एक व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने पहली बैठक के बारे में कहा है, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब कौन गायब है? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को। पहली बैठक के विषय में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी या जिसमें दुल्हन ही गायब है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने पहली बैठक के बारे में कहा है संविधान सभा की। इसके बाद 9 और 2 कितना हुआ? 11। 11 दिसंबर को कौन सी बैठक हुई? दूसरी। फिर 11 में फिर 2 जोड़ दो, 13। 13 दिसंबर को कौन सी बैठक हुई? तीसरी। तो 11 दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक, और इस दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थाई। ठीक, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष यही रहे हैं। ठीक, तो अब आपसे अगर सवाल पूछ दे, बताइए संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सजदानंद सिन्हा को तब तक आंसर नहीं लगाना है जब तक उसमें लिखा नहीं है अस्थाई। अस्थाई लिखा मिलेगा तभी सजदानंद सिन्हा लगेंगे, अदरवाइज पहले अध्यक्ष के रूप में किसको लगाएंगे हम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन उपाध्यक्ष भी चुने गए HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक, HC मुखर्जी ये उपाध्यक्ष बने। और इसी दिन संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को। संवैधानिक सलाहकार कौन बने हैं? BN राव। ये एक ICS ऑफिसर थे और कानून के जानकार थे। म्यांमार का संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें ये जज रह चुके हैं। पहले भारतीय थे जो जज बने ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला भारतीय जज बना वो कौन था? BN राव। ठीक, BN राव। वर्तमान में कोई है उसमें? दलवीर भंडारी। वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी। और उसके ICJ का जो जज होता है एक बार बनेगा तो 9 साल का कार्यकाल होता है, 9 साल तक रहेगा। ठीक, 9 साल। ICS अधिकारी, हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो क्या बन गया अब? IAS बन गया है। दूसरी बैठक हो गई। अब सुनिए, ये दूसरी बैठक की बात हो गई। इसके बाद कौन सी बैठक है? तीसरी। कब हुई? 13 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई है? तीसरी। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, फर्क है। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? प्रस्तुत किया है, पारित नहीं हुआ, प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये,
प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया एक, जिसमें क्या था कि हमें संविधान कैसा बनाना है, ये उद्देश्य बताया गया कि ऐसा हमारा संविधान होगा। और ये पूरा का पूरा आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है, क्योंकि अगला चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, प्रस्तावना, ठीक, उसमें देखेंगे हम। 3 बैठक हो गई पूरी। इसके बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 22 जनवरी 1947, डेट लिख लीजिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवा दिया गया। ठीक, पारित करवा दिया मतलब संसद ने इसको, संसद कह रहे हैं, संविधान सभा ने इसको पारित करवा दिया। संसद तो अस्तित्व में ही नहीं है अभी। ठीक है, संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया उद्देश्य प्रस्ताव को, 22 जनवरी 1947। अब देखिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब मुस्लिम लीग अपनी प्रक्रिया में व्यस्त है। मुस्लिम लीग क्या प्रक्रिया चला रही है, अलग पाकिस्तान बनाने की। अभी तक क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था? नहीं, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं। अगर होता तो 389 सीटें होती नहीं। 389 सीटें पूरे भारत के लिए दी गई थी। ठीक है, और भारत अखंड था, कहने का मतलब पाकिस्तान वाला हिस्सा माना ही नहीं गया। लेकिन 3 जून 1947, कौन सी तारीख है, ध्यान रखना, 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आया। कौन सा प्लान? माउंट बेटन प्लान। और इस प्लान को 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किस दिन आया था ये, 3 जून को। ठीक है, तो माउंट बेटन प्लान आया और इसमें पहली बार क्या कहा गया, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक, पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भाई पाकिस्तान नाम का भी एक देश बनेगा, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बनी नहीं रही थी। जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे, जबकि जिन्ना को बहुत सारे ऑफर दिए गए कि आपको जो मुस्लिमों का क्षेत्र है वो बिल्कुल स्वायत्त बनाया जाएगा। ठीक, वहाँ पर मुस्लिमों को ही अपने अधिकार, मुस्लिम अपने अधिकार खुद तय कर सकते हैं, खुद अपना शासन चला सकते हैं, लेकिन रहेंगे भारत के अंदर। लेकिन माने नहीं जिन्ना, जिन्ना को चाहिए था अलग देश, और उनकी मांग को मान लिया गया 3 जून प्लान में। कौन सा प्लान? इसे किस नाम से जाना जाता है, माउंट बेटन प्लान। ठीक, 3 जून प्लान, इस प्लान में इनकी बात को मान लिया गया, पाकिस्तान स्वीकार हो गया। अब जब स्वीकार हो गया, जून चल रहा है, देखिए जुलाई और फिर आ गया अगस्त। अब जुलाई में तो प्रस्ताव पारित हुआ ब्रिटेन की संसद में कि भारत को आज़ाद किया जाए। 4 जुलाई को यह प्रस्ताव वहाँ भेजा गया और 18 जुलाई को पारित होकर आ गया। 14 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया। और ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के इतिहास में अभी तक सबसे तेज़ी से अगर कोई विधेयक पास हुआ है तो यही वाला, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, 18 जुलाई को पारित हुआ। और जुलाई को पारित हुआ, 1 महीना नहीं लगा, 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। हो गया आज़ाद। तो देखिए 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। और पाकिस्तान ने अपना कब मनाया स्वतंत्रता दिवस? 14 अगस्त को। ठीक है, एक दिन पहले मनाया, भारत से थोड़ा आगे रहने के चक्कर में। लेकिन 15 अगस्त को ही क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए कौन सी रेखा खींची गई? रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। ठीक, ये भी इतिहास का ही पोर्शन है और भूगोल में भी पढ़ा दिया है मैंने। तो देखिए अब ध्यान से सुनो। अब जब ये सब काम हुआ तो बताओ कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्य तय किए थे? 389। अब सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299। कितने सदस्य बचे? 299। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान, अगर आपसे कहा जाए 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई भारत में? 299। अब ये सदस्य कितने बचे हैं? 299 सदस्य बचे हैं अपने पास। कितने? 299। और इन 299 में से 229 सदस्य जो थे, 229 ये तो थे निर्वाचित। कौन से वाले? निर्वाचित। जैसे यहाँ पर जो पहले आपने लिखा वहाँ पर निर्वाचित थे, ये निर्वाचित थे। निर्वाचित का मतलब ब्रिटिश प्रांत वाले। और ये 70 जो बचे, 70 ये देसी रियासतों के थे। और देसी रियासतों के तो क्या होंगे? मनोनीत। और पहले जबकि इनकी संख्या क्या थी? 93 और यहाँ पर थी 296। ठीक है,
देसी रियासतों के 19 सदस्य 70, निर्वाचित कितने 229, टोटल कितने बचे 299। अब अपने पास 299 सदस्य बचे हैं। भारत आज़ाद हो चुका है। बस भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद अपनी संविधान बनने की जो रूपरेखा थी वो तैयार हो गई। कैसे? 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। कौन सी? प्रारूप। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कहा जाए संविधान निर्माण के लिए क्या सिर्फ एक समिति यही बनी? नहीं, बहुत सारी समितियां बनी, लेकिन आपसे कोई कह दे बताओ सबसे प्रमुख समिति कौन सी है? और ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही है कि संविधान सभा का सदस्य रहते हुए, ठीक, बाद में इसको लिखना भी आप जब आप पढ़ो, संविधान सभा का सदस्य रहते हुए अगर मैंने कोई सबसे अच्छा काम किया है तो वो है प्रारूप समिति का गठन करके डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाना। जिस प्रकार से एक विमान को चलाने के लिए कुशल पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने एक कुशल पायलट की भांति संविधान सभा का संविधान का निर्माण किया है। यानी संविधान सभा का जो प्रारूप था उसको, संविधान बनाने का जो प्रारूप था उसको तैयार किया है। तो बताइए डॉक्टर अंबेडकर को एक कुशल पायलट की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये अंत में उन्होंने कहा जब संविधान वगैरह बन के तैयार हो गया तो सब लोग धन्यवाद नहीं बोलते एक दूसरे को, उसमें बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा, तो उन्होंने कहा था प्रारूप समिति का गठन करना और उसका अध्यक्ष किसको बनाना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए चीज़ें समझ में आ रही? नहीं, बस यही चीज़ें याद करनी है, ज़्यादा याद करना नहीं है। देखिए प्रारूप समिति का गठन, तारीख याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 गठन हो गया। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। यानी कितने सदस्यीय समिति है? 7 सदस्यीय समिति है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए सबसे पहला नाम उन्हीं का लिखेंगे क्योंकि अध्यक्ष थे वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? महाराष्ट्र के रहने वाले थे ये, और महाराष्ट्र में अपने नाम के साथ पिता का नाम भी लगाया जाता है। तो इनके पिता का नाम था रामजी अंबेडकर। तो क्या नाम हो गया? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पिता का नाम है, जैसे सचिन का पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। रमेश किसका नाम है? उनके पिता का। दूसरा सदस्य ये थे गोपाला स्वामी आयंगर। गोपाला स्वामी आयंगर। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे के.एम. मुंशी। पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। कितने हो गए? 5। छठे सदस्य थे माधवराव, एन माधवराव। आप माधवराव लिख लीजिए, माधवराव। और अंतिम सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। अब देखिए शुरू से लेकर अंत तक ये सदस्य रहे हैं, 1 2 3 4 5, शुरू के 5, ठीक। लेकिन ये 2 सदस्यों में बदलाव हुआ है, ये बाद में आए हैं दोनों। पहले इनकी जगह पे और कोई थे, ठीक। तो जो टी कृष्णामाचारी हैं ये किसकी जगह पर आए थे? ये आए थे डीपी खेतान की जगह पे। किसकी जगह पर? ये आए थे डीपी खेतान की जगह पर, क्योंकि डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु, ठीक। इनकी मृत्यु हो गई, इसकी जगह पर कौन आए हैं? टी कृष्णामाचारी। ये आए हैं माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर। किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर। और बीएल मित्र ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, ठीक। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। इस बात को याद रखिएगा बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे याद रहे तो बढ़िया, जैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख जरूर लीजिए। बीएल मित्र के स्थान पर आए थे माधवराव, और डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद कौन आए थे? टी कृष्णामाचारी। ये लोग आए हैं।
और ये 7 सदस्यीय समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, प्रारूप समिति का गठन हो गया। अब मुझे ये बताइए, संविधान के प्रारूप का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? BN राव। और प्रारूप समिति क्यों बनी थी? उसी प्रारूप पर बहस करने के लिए कि उस प्रारूप में आखिर क्या क्या बदलाव कर दें आप, ठीक है, सही है या नहीं है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या अच्छी बातें हैं वो ली जा सकती हैं। तो अगर आपसे पूछे बताओ संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया, तो BN राव ने, ठीक, हाँ, बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम था उनका। प्रारूप का निर्माण करने वाले व्यक्ति वही हैं और उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनी जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं संविधान की कुछ प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। दूसरा, संघ संविधान समिति। तीसरा, राज्य समिति। राज्य समिति। और इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और एक है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति। और इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, एक साथ लिखते चल रहे हैं, सरदार पटेल। अब देखिए, यहीं पर इसको देख लें साथ में। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति जो थी काफ़ी बड़ी समिति थी, तो इसीलिए इसको उपसमितियों में तोड़ा गया। कितनी उपसमितियों में? 2। एक उपसमिति बनाई गई मूल अधिकार उपसमिति। क्या नाम रखा उपसमिति का? मूल अधिकार उपसमिति। और इस उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी या फिर आचार्य कृपलानी। दूसरा, अल्पसंख्यक उपसमिति बनाई गई, अल्पसंख्यक उपसमिति। और इस अल्पसंख्यक उपसमिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? HC मुखर्जी को। ठीक, ये बात यहीं खत्म हो गई। इसके नीचे ही जस्ट लिख लीजिए, तो आपको 6ठा 7वां नंबर लिखना नहीं पड़ेगा। उपसमितियां हैं, ये किसके अंडर है? इस वाली समिति के, सरदार पटेल वाली। लिख लो इसको। लिख लिया? इसका लिखिए, कितनी होती? 5। छठी लिखिए, संचालन समिति।
संचालन समिति और 7वां राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। और इन दोनों का ही अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ठीक, जिनके हमने अध्यक्ष देख लिए। अब आगे की बात सुनिए। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष यही। ठीक, आपको JB कृपलानी मिल जाते हैं लिखे हुए, वो गलत है। हाँ, ये राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब देखो, उधर संविधान सभा के प्रारूप के अध्ययन के लिए प्रारूप समिति बनी है। अब वो उस पर चर्चा कर रही है। उसके बाद सारी चर्चा पूरी हो गई और वो वहाँ पर प्रारूप के बारे में जितना डिस्कशन था करते रहे, और उसके बाद प्रारूप हो गया तैयार। ठीक, यानी पूरी तरह से फाइनल कर लिया फरवरी में। कब? 29 अगस्त 1947 को बनी, फरवरी 1948 को तैयार कर दिया। उसके बाद उस पर वो छपने के बाद सब अखबारों में निकाला गया, उसको नोटिफिकेशन जारी होता है, गैजेट आता है, सब पढ़ते हैं। उसके बाद उस पर पहली बार चर्चा की गई, उसी को कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग। कौन सी रीडिंग? कितनी रीडिंग होती हैं? 3। आज भी होती हैं 3 रीडिंग, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। तो उसी तरह से क्या हुई? पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। तो उस प्रारूप पर कितनी रीडिंग हुई है? 3। पहला है, उसको कहते हैं पहला वाचन या फर्स्ट रीडिंग। दूसरा क्या होता है? दूसरा वाचन या सेकंड रीडिंग। और फिर होता है तीसरा वाचन यानी थर्ड रीडिंग। कब कब हुई है? देखिए, पहली रीडिंग जो शुरू हुई वो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 9 नवंबर 1948 तक चली। ठीक, ये पहली रीडिंग चली और पहली रीडिंग के बाद फिर दूसरी रीडिंग चालू होगी। तो पहली रीडिंग ये चल गई। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से दूसरी रीडिंग चालू हुई, यानी 6 दिन बाद, और 17 अक्टूबर 1948 तक चली। 49 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चली। ये दूसरी रीडिंग है। सबसे लंबी रीडिंग कौन सी है? दूसरी वाली। अब दूसरी रीडिंग हो गई पूरी। दूसरी के बाद तीसरी रीडिंग आई और तीसरी रीडिंग में फिर होता है कि प्रस्ताव पारित करवाया जाता है, और कुछ नहीं होता। ये 14 नवंबर को शुरू हुई। कब? 1949। और कब तक चली? 26 नवंबर 1949। बताइए, डेट याद आई कुछ? 26 नवंबर। इसी दिन हमारा संविधान क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर 1948। अब सुनिए, 26 नवंबर 1949। अब देखो, तीसरी रीडिंग हो गई और इस तीसरी रीडिंग के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी इसी तारीख के दिन क्या लेकर आए? एक प्रस्ताव लेकर आए। ठीक, और प्रस्ताव में क्या कहा कि हम अब संविधान को क्या करने जा रहे हैं? पारित करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो पारित करवाया और 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? संविधान स्वीकार कर लिया गया और इसके 16 अनुच्छेद लागू हो गए। कितने अनुच्छेद? तो ध्यान रखना, आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। कितने अनुच्छेद लागू हुए इस दिन? 16 अनुच्छेद। संविधान के 16 अनुच्छेद। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, पूर्णतः लागू। ठीक, तो इस तरह से 3 रीडिंग हुई। उसके बाद इस तरह संविधान बना। और 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण होने तक 26 नवंबर 1949 तक कुल 114 दिन बहस हुई है। कितना? 114 दिन। कितने दिन विचार किया गया इस पर? 114 दिन बहस की गई, चर्चा की गई इसके ऊपर। 114 दिन। ठीक, इसको लिख लो। बहस कितने दिन हुई है? 114 दिन। और संविधान बनने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लगभग कितने वर्ष हो गए? 3। ठीक, संविधान बनने में लगा समय ये है, ये अवधि है। इतना समय संविधान बनने में लगा। और कितने दिन बहस हुई है टोटल? 114 दिन बहस हुई है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब 26 नवंबर 1949 जब संविधान बना है तब तक कितने अधिवेशन हुए हैं टोटल? 11।
26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हुए? 11। और टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12। और 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। किस दिन हुआ? 24 जनवरी 1950। हाँ, कुल अधिवेशनों की संख्या 12 है, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक अधिवेशनों की संख्या कितनी है? 11। और 12वां अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 12वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 12वां। और इस 12वें अधिवेशन में हुआ कुछ नहीं है। इस 12वें अधिवेशन के दिन क्या हुआ? संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और इसमें कितनी महिलाएं थीं? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? 15। कुल महिलाएं कितनी? 15। पहले दिन कितनी आई थी? 9 दिसंबर वाले दिन 9। और कितनों ने साइन किए हैं महिलाओं ने? 8 महिलाएं। साइन करने वालों में 8 महिलाएं हैं। कुल 284 सदस्य हैं। पहला साइन किसने किया? पंडित नेहरू ने। ये पहला साइन किया। और अंतिम साइन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ें पूछेगा नहीं आपसे, बस आप अपने लिए याद रखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम, क्योंकि राष्ट्रपति ही जब हस्ताक्षर करता है उसके बाद क्या होता है? कानून बन जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी 24 जनवरी 1950 को आयंगर की घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे? देश के राष्ट्रपति होंगे। ठीक, पहले राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 24 जनवरी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक, गणतंत्र दिवस। चलिए एक बात और देख लीजिए, क्योंकि ये करंट की न्यूज़ है। करंट की तो नहीं, खैर 2015 की न्यूज़ है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान हमारा लागू हुआ। ठीक, आंशिक रूप से। तो इस दिन हम मनाते थे विधि दिवस। कौन सा दिवस? विधि दिवस। इस दिन विधि दिवस मनाया जाता था, विधि दिवस। लेकिन 2015 में, कब? सन 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस विधि दिवस को किस रूप में बदल दिया? संविधान दिवस। अब बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब से? 2015 से। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं पुण्यतिथि थी। ठीक है, उनके जन्म के कितने दिन हो चुके थे? कितने साल? 125 साल। ठीक, किस अवसर पर? 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। किसकी 125वीं पुण्यतिथि? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2015 में 125 साल के हो गए। ठीक है, चलिए अब ये संविधान सभा वाला हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। और जो कुछ भी बातें इसमें रह गई होंगी हम अगली वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।